हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि किस तरीके से अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। कुछ बेसिक टर्म्स को भी हम कवर करके चलेंगे आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि डिफरेंस क्या होता है अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी डिफरेंस है जो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही केस में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है इस केस में अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो टोटली डिफरेंट हो जाता है। जो अकाउंटिंग अमलगमेशन की ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर है जो कवर की जाती है। तो डेफिनेशन कहते हैं कि जो यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ की जाएंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जिसका मीनिंग जानना हमें पहले ज़रूरी है। जैसे कि पहली टर्म यूज़ की जाती है ट्रांसफ़र कंपनी। ट्रांसफ़र नाम से क्लियर है कि ये वो कंपनी होती है जो अपने आप को ट्रांसफ़र कर रही है किसी दूसरी कंपनी के पास। मीन्स द कंपनी विच इज़ अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, यानी ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी जो अपने आप को ट्रांसफ़र कर रही है किसी दूसरी कंपनी को अमलगमेट होने के लिए। नेक्स्ट टर्म आती है ट्रांसफरी कंपनी। ये वो कंपनी है जो ट्रांसफर कंपनी को अपने अंदर मिला रही है, अमलगमेटेड कर रही है। ट्रांसफ़र जो अपने आप को ट्रांसफ़र कर रही है, ट्रांसफरी जो उसे अपने अंदर मिला रही है। तो दोनों टर्म्स का जो इस्तेमाल किया जाएगा अमलगमेशन के अंदर। तो अमलगमेशन है जो दो तरीके का होता है। एक तो होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, नेक्स्ट होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेजर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिस टर्म कंडीशन के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर वो नेक्स्ट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। तो कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी ज़रूरी है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाने के लिए? तो यहाँ पे 5 कंडीशन रखी गई हैं कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी होंगी वो सभी असेट्स और लायबिलिटी वो ट्रांसफरी कंपनी बन जाएंगी। यानी कि जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी हैं ट्रांसफरर कंपनी की वो सभी असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी अमलगमेशन के बाद। दूसरी कंडीशन कहते हैं कि शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ट्रांसफरर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय विर्च्यू ऑफ द अमलगमेशन। यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू का 90% हिस्सा है तो वो शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बनना ज़रूरी है। दोबारा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ सेकंड कंडीशन को कि जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिनके पास इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू के 90% तक हिस्सा है तो वो शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे अमलगमेशन के बाद। थर्ड कंडीशन कहते हैं जो कंसीडरेशन होगा, जो परचेज कंसीडरेशन पे किया जाएगा अमलगमेशन द्वारा अमलगमेशन के अंदर, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर ही दिया जाएगा। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हम अगर समझें इस कंसेप्ट को, थर्ड पॉइंट को, कि जो परचेज कंसीडरेशन पे किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को तो वो परचेज कंसीडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स ही दिए जाएंगे, कैश नहीं दिया जाएगा। अगर कैश दे दिया तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। हम कैश सिर्फ तब दे सकते हैं अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर केस में अगर हमें फ्रैक्शन के अंदर है जो परचेज कंसीडरेशन बन रहा है। फ्रैक्शन के अंदर कैसे? मान लेते कि 2 1.5 है जो हिस्सा आया है तो 2 शेयर दे देंगे, 1.5 जो फ्रैक्शन है वो कैश के अंदर पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जो बिजनेस है ट्रांसफरर कंपनी का उसी ही बिजनेस को कैरी किया जाएगा
अमलगमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी को, यानी कि जो ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस होगा वही बिजनेस कैरी ऑन रखा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा अमलगमेशन के बाद। लास्ट कंडीशन आती है कि जो असेट्स और लायबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी की, वो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा अपनी बुक्स के अंदर बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड की जाएंगी। क्योंकि अगर ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड कर दिया तो ये नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये 5 कंडीशन बनती हैं। दोबारा मैं आपको फिर इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन, जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी की वो सभी ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी अमलगमेशन के बाद। सेकेंड कंडीशन में जो शेयर होल्डर हैं जिनके पास इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू का 90% हिस्सा है, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर हैं ये, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे अमलगमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी के। नेक्स्ट कंडीशन में जो परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी कि जो ट्रांसफर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है उन्हें जो परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा शेयर्स की फॉर्म में ही दिया जाएगा, ना कि कैश की फॉर्म में। कैश वो सिर्फ फ्रैक्शन के केस में दे सकती है, जैसे 2 1.5 आ गया तो 2 शेयर दे देगी, 1.5 है जो प्रोपोर्शन वो कैश में दे देगी। क्योंकि अगर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कैश की फॉर्म में दे दिया तो ये इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं कि जो बिजनेस होता है ट्रांसफर कंपनी का वही बिजनेस कैरी ऑन करना पड़ेगा ट्रांसफरी कंपनी को अमलगमेशन के बाद। नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं कि जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी होती है ट्रांसफरर कंपनी की वही बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करनी पड़ती है ट्रांसफरी कंपनी को। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जो ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी है उसी असेट्स एंड लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी द्वारा। परचेज तो वो कर सकती है मार्केट वैल्यू पे असेट्स को और पेमेंट वैल्यू पे लायबिलिटी को, लेकिन रिकॉर्ड किसके ऊपर करेगी, हमेशा वो बुक वैल्यू के ऊपर ही करेगी ट्रांसफरी कंपनी रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटी है जो ट्रांसफरर कंपनी की। क्योंकि अगर यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कर दिया ट्रांसफरी कंपनी ने तो इस केस में फिर ये इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा अमलगमेशन में। नेक्स्ट आते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की। नेचर ऑफ परचेज कब बनेगा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज इज एन अमलगमेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन और मोर ऑफ द, जो हमारे पास ये 5 कंडीशन दी गई हैं, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की जाती तो इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता है अमलगमेशन। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कब हम समझेंगे कि अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है, कब अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम इसका डिफरेंस कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।